चुनौती का मुंहतोड़ जवाब देने की है जबरदस्त तैयारी। पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को राख में मिलाने का है फूल प्रूफ प्लान। जल थल नभ में अभेद्य है हिंदुस्तान का सुरक्षा चक्र, जिसे फौलाद बना रहा है मेक इन इंडिया मिशन। भारतीय सेना 70,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार खरीदने जा रही है। मिसाइल से लेकर हेलीकॉप्टर और तोप तक रक्षा खरीद को केंद्र सरकार से मंजूरी मिल चुकी है। सेना को वो कौन सी मिसाइल और तोप मिलेगी ये बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले ये बता दें कि एलएसी से लेकर एलओसी तक की सरहद को महफूज रखने के लिए नई तकनीक और नए वेपन सिस्टम को भारत लगातार अपग्रेड कर रहा है। चीन के साइबर वॉरफेयर से मुकाबले के लिए भारत ने तैयारियों को और धार देना शुरू कर दिया है। भारत फ्यूचर वॉर की चुनौती और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ताकत को जानता और समझता है, लिहाजा तैयारी भी उसी स्तर से हो रही है। नमस्कार, जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। देखिए, तकनीक के दम पर भारतीय सेना की ताकत को धार दी जा रही है। परंपरागत हथियार के साथ भारतीय सेना ऐसे अदृश्य योद्धा को तैयार कर रही है जो एक क्लिक में ही दुश्मन को बेदम कर देंगे। दरअसल चीन के साइबर वॉरफेयर से निपटने के लिए भारत ऐसे युवा ब्रिगेड तैयार कर रहा है जो चीन की साजिशों को पलक झपकते खाक में मिला देंगे। आर्मी चीफ जनरल मनोज पांडे ने कहा कि आने वाले वक्त की चुनौतियों के हिसाब से सैनिकों को तैयार किया जा रहा है। नए दौर में बदल रहा है युद्ध का तरीका। नई तकनीक से बदलने लगी है जंग की तस्वीर। ड्रोन वॉरफेयर, साइबर अटैक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चुनौती बनकर सामने आ रहे हैं, लिहाजा भारत समझता है कि भविष्य की चुनौतियां कैसी होंगी। So the importance of our being self-reliant, our being fully dependent on inherent supply chains is another lesson. From the operational point of view, you have seen multi-domain operations. It is no longer only the contact or the kinetic warfare, but you also have warfare in the domains of cyber, space, EW, and even influence operations or information warfare or the battles of narratives. रूस यूक्रेन युद्ध जब शुरू हुआ तो दुनिया को लगा कि ये जंग चंद दिनों में खत्म हो जाएगी, लेकिन इस जंग की ज्वाला अब तक शांत नहीं हुई है। अब भी दोनों देश युद्ध के मैदान में एक दूसरे के खिलाफ बारूद उगल रहे हैं। इस युद्ध में तबाही और बर्बादी के साथ बेतहाशा खर्च भी हो रहा है, जिसका सीधा असर दोनों देशों के ग्रोथ रेट पर पड़ेगा। भारत भी समझता है कि जंग के लंबा खिंचने का अंजाम क्या होगा। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडे ने कहा है कि भारत ने रूस यूक्रेन से कई अहम चीजें सीखी हैं। ये रणनीतिक तौर पर भारत को मजबूत बनाएंगे। I think there are very profound lessons that we can learn from the ongoing Russia-Ukraine conflict. And these lessons span across the strategic, operational as well as tactical domain. But what is important is we need to see their relevance in our context.
Let me list out some of the lessons which I feel are extremely relevant to us. And the first and foremost is that it has reaffirmed the relevance of hard power and shown that where national interests are involved, countries would not hesitate to go to war. Secondly, land will continue to remain a decisive domain in warfare, especially in our case where we have contested land borders. The notion of victory will remain land-centric in our context. Thirdly, as we move forward, as far as the strategic issues are concerned, the importance of reliance, the duration of war. There was a hypothesis that wars in the future will be short and swift, but that I think is something that is being questioned. So the importance of our being self-reliant, our being fully dependent on inherent supply chains is another lesson. भारत की सीमा पर दो ऐसे देश हैं जो हर वक्त भारत के खिलाफ साजिशों का ताना बाना बुनने में लगे रहते हैं। एक है पाकिस्तान, जो आतंक को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है, तो दूसरा है चीन, जो एलएसी पर काली नजरें गड़ाए बैठा है और गुस्ताखियों से बाज नहीं आ रहा। चीन साइबर वॉरफेयर को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने की कोशिश में जुटा है। साइबर युद्ध में कोई फिजिकल जंग नहीं होती, ना किसी का खून बहता है और ना ही तोप के गोले चलते हैं। बिना किसी देश की सीमा में घुसे दुश्मन का बहुत बड़ा नुकसान किया जा सकता है। यूं कहें कि साइबर अटैक के जरिए किसी देश के बुनियादी ढांचे को हिलाया जा सकता है। मौजूदा वक्त में हर आंकड़े किसी सर्वर पर सेव हैं, खुफिया जानकारियों का कहीं डेटाबेस है। साइबर अपराधी अब इलेक्ट्रिक पावर ग्रिड को भी निशाना बनाने की फिराक में रहते हैं। इसके जरिए अटैकर्स ग्रिड सिस्टम को ही फेल करा सकते हैं। साइबर वॉरफेयर में दुश्मन ये कोशिश करता है कि वो आपके इंटरनेट में अंदर घुस जाए, उसमें घुसकर वो तांडव मचा दे, डाका डाल दे, आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम को तहस नहस कर दे, आपका जो कंप्यूटर नेटवर्क है उससे सारी जरूरी जानकारियां चुरा ले। यानी साइबर वॉरफेयर में अगर आप शत्रु को हरा सकते हैं तो आधा युद्ध तो आपने जीत ही लिया। दुश्मन की साजिशों से निपटने के लिए भारत युवाओं की ऐसी टोली तैयार कर रहा है जो तकनीक में इतने दक्ष हों कि वो दुश्मन के चक्रव्यूह को आसानी से ध्वस्त कर सकें। We are looking at recruiting young, bright boys and girls into the army. We have made a beginning by recruiting them in the territorial army. We have started with Mandarin-speaking, officers who are coming in, and subsequently we will graduate towards those who are experts in the cyber domain and the rest. At the soldier level, our aim is through the Agnipath scheme, try and get in as many technical, youth, technologically adept youth, who are either ITI qualified or have been through the polytechnic. So the overall threshold in understanding on technical issues of our soldiers. चीन की साजिशों को देखते हुए भारत अपनी रक्षा तैयारियों को इतना मजबूत कर चुका है कि उसमें सेंध लगाना दुश्मनों के लिए नामुमकिन है। साइबर वॉरफेयर क्या होता है, ये भी समझने की जरूरत है। आमतौर पर किसी वेबसाइट या डेटाबेस पर एक के बाद एक लगातार किए जा रहे हमले को साइबर अटैक कहते हैं। हैकर्स लगातार साइबर स्ट्राइक करते हैं जिससे वेबसाइट क्रैश हो जाती है। यही नहीं, रॉकेट से लेकर मिसाइल सिस्टम को भी निष्क्रिय किया जा सकता है। साइबर वॉरफेयर में महारत हासिल करने के लिए दुनिया के 120 देश साइबर सेना को मजबूत करने में लगे हैं। इन 120 देशों में अमेरिका, रूस, चीन, ईरान, उत्तर कोरिया, इजराइल, ब्रिटेन के साथ भारत भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। एक तरफ चीन शांति की बात करता है तो दूसरी तरफ साजिशों का ताना बाना बुनता है। ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। अभी भी देपसांग डेमचौक इलाके में गतिरोध बना हुआ है और जिन जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ भी है वहां
डी एस्केलेशन होना है, यानी सैनिकों को अपनी पीस लोकेशन में वापस लौटना है। इन सब के बीच में हाल ही में एक रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि एलएसी पर भारतीय सेना का सामना करने के लिए चीन कोल्ड वेपन खरीद रहा है। ऐसे हालात में भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब देने की जबरदस्त तैयारी कर ली है। एलएसी पर चीन बार बार भारत के हाथों मात खाता रहा है। गलवान से लेकर अरुणाचल तक में चीनी सेना को भारतीय जाबाजों ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। बावजूद इसके चीन साजिशों का ताना बाना बुनने में जुटा रहता है। एलएसी के पार चीन ने अपने मिलिट्री बेस में सैनिकों के साथ साथ हथियारों का जखीरा तैयार किया हुआ है। सीमा पार इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से इजाफा हो रहा है। चीन की तैयारियों को देखकर भारत भी अलर्ट मोड पर है। As far as what we are doing, I think we have a very robust deployment all along the LAC in all the 3 sectors. And I must also mention we have adequate reserves to deal with any contingencies. With the infusion of new technology, new weapon systems, our capability development is an ongoing endeavor. Equally, we are focusing on infrastructure development, especially forward area roads, helipads, etc. So overall, I think in terms of our deployment is robust, our preparedness levels are high. ईस्टर्न लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ चल रहे गतिरोध को खत्म करने के लिए बातचीत का दौर जारी है। अभी भी देपसांग, डेमचौक इलाके में गतिरोध बना हुआ है और जिन जगहों पर डिसएंगेजमेंट हुआ भी है वहां डीएस्केलेशन होना है, यानी सैनिकों को अपनी पीस लोकेशन में वापस लौटना है। इन सब के बीच भारतीय सेना पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। I mentioned it is only through dialogue and talking to each other that we can find resolution. And in the balance friction point, that is what our aim and endeavor is. And till that time happens, till such time that happens, I think our deployment of forces, our alertness level will continue to remain of a very high level. चीन पर भरोसा भारत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि चीन कहता कुछ है और करता कुछ और। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी कि एलएसी पर भारतीय सेना का सामना करने के लिए चीन लड़ने के लिए कोल्ड वेपन खरीद रहा है। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीनी पीएलए ने 26,000 कोल्ड वेपन की खरीद का ऑर्डर दिया है। कोल्ड वेपन यानी कि भाले, कंटीले डंडे या उससे मिलता जुलता हथियार। खुफिया रिपोर्ट बताती है कि इस साल के आखिर तक ये कोल्ड वेपन चीनी पीएलए को मिल जाएंगे, जिन्हें चरणबद्ध तरीके से दिया जाएगा। पहले जब भी भारत और चीन की सेना पेट्रोलिंग के दौरान आमने सामने आती थी तो धक्का मुक्की और पत्थरबाजी एलएसी पर ज्यादा होती थी, लेकिन गलवान की घटना में चीनी पीएलए फायर आर्म के साथ साथ कोल्ड वेपन भी साथ लेकर आई थी और कोल्ड वेपन का इस्तेमाल भी हुआ था। चीन की नजर तो उन बॉडी आर्मर की तरफ भी है जो कि भारतीय सेना को हाल ही में मुहैया कराए गए हैं। खुफिया रिपोर्ट में इस बात का भी खुलासा हुआ है कि भारतीय सैनिकों को दिए गए सेफ्टी गियर के सैंपल भी लेने की चीन कोशिश कर रहा है ताकि उसकी कॉपी की जा सके। यही नहीं, चीन एलएसी के पास एक नई रेल लाइन बिछाने की तैयारी में है, जिसका बनना भारत के लिए चिंता का सबब हो सकता है। तिब्बत स्वायत्त क्षेत्र यानी टीएआर सरकार की ओर से जारी की गई एक नई रेलवे योजना में खुलासा करते हुए ये कहा गया है कि चीन की प्रस्तावित रेल लाइन एलएसी और विवादित अक्साई चीन क्षेत्र से होकर गुजरेगी। चीन की इन्हीं साजिशों को देखते हुए भारतीय सेना हर वक्त अलर्ट मोड पर रहती है और ड्रैगन के हर दांव का तोड़ हिंदुस्तान के पास है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
हाल ही के चंद साल में हमारी सेना न सिर्फ मजबूत हुई है बल्कि स्वदेशी हथियारों से लैस भी हुई है। सेना के मेक इन इंडिया के इसी मिशन को नई ताकत मिल गई है। सरकार ने हिंदुस्तान की सैन्य ताकत को और बढ़ाने के लिए बड़ा कदम उठाया। रक्षा मंत्रालय ने सेना की ताकत में इजाफा करने के लिए 70,000 करोड़ के रक्षा सौदे को मंजूरी दी है। यह सौदा रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत की मिसाल कहा जा रहा है। इस सौदे से न केवल सेना को मजबूत करने की प्लानिंग है बल्कि जल, थल और नभ में हिंदुस्तान की सेना को सशक्त करने की तैयारी भी है। सैन्य ताकत में हिंदुस्तान की बड़ी छलांग। जल, थल और नभ में बनेगा भारत की सुरक्षा का चक्रव्यूह। 70,000 करोड़ से ज्यादा के रक्षा सौदे को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। रक्षा में आत्मनिर्भर बन रहे हिंदुस्तान की सामरिक ताकत को नया मुकाम देने के लिए रक्षा मंत्रालय ने बड़ा कदम उठाया है। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में कुल 70,500 करोड़ के रक्षा सौदों को हरी झंडी मिल गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में इस बड़े सौदे पर मुहर लगी। भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए हिंदुस्तान ने जमीन से लेकर आसमान तक अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए इस बड़े सौदे को अंजाम दिया है। इस सौदे के तहत नौसेना के लिए 56,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई। इससे नौसेना को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल से लैस किया जाएगा। नौसेना में 60 नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर शामिल होंगे। इन हेलीकॉप्टरों के लिए 32,000 करोड़ की मंजूरी दी गई है। भारतीय सेना को 307 होवित्जर तोप मिलेगी। इंडियन कोस्ट गार्ड्स को 9 ALH ध्रुव हेलीकॉप्टर की ताकत मिलेगी। इनके लिए 3800 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यानी सौदे से समंदर से लेकर आसमान तक हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच और मजबूत होगा। ब्रह्मोस मिसाइल जमीन से लेकर आसमान तक हवाई हमलों से देश को सुरक्षित रखती है। नौसेना को मिलने वाले नए यूटिलिटी हेलीकॉप्टर सुरक्षा के साथ साथ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में भारत को नई ताकत देंगे। इस रक्षा सौदे के तहत वायुसेना को लंबी दूरी तक हमला करने वाला एक आधुनिक हथियार भी मिलेगा। इस नए हथियार को स्वदेशी तकनीक से विकसित किया जाएगा। तैयार होने के बाद इसे वायुसेना के सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स पर तैनात किया जाएगा। थल सेना को इस रक्षा सौदे से नई तोपें मिल जाएंगी। हिंदुस्तान की समुद्री सरहदों की रखवाली करने वाले इंडियन कोस्ट गार्ड्स को नए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टरों का बेड़ा मिल जाएगा। ये नए हेलीकॉप्टर आधुनिक सर्विलांस सेंसर से लैस होंगे। इससे इनकी निगरानी की क्षमता पहले से कई गुना बढ़ जाएगी। ये हाईटेक हेलीकॉप्टर दिन के साथ रात के वक्त भी दुश्मनों की हर हरकत पर नजर रखेंगे। 70,000 करोड़ का ये रक्षा सौदा मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है, क्योंकि इस सौदे के ज्यादातर हथियार देश में ही स्वदेशी तकनीक से तैयार किए जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो GNT की इस खास पेशकश में फिलहाल के इतना ही।